हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के इस शानदार और लाजवाब सेशन में। बज चुके हैं 5 और 5 बजे का मतलब अपना स्टैटिक जेके पॉलिटी का और शानदार और लाजवाब क्वेश्चन जो है आपकी खिदमत में हाजिर है। तो हो जाओ जल्दी से तैयार। देखें, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन के सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्य बिठाती है। तो उच्चतम शिक्षा आज की क्वालिटी यह है कि जो मन लगा करके पढ़ते हैं निश्चित रूप से मंजिल को पाते हैं। जान को मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हौसला रखे, जज्बा रखे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों थक हार कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। तो बता दो जल्दी से इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। सभी मित्र उत्तर देंगे। देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है, संसद का पार्ट नहीं है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें से संसद का भाग नहीं है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए उपराष्ट्रपति पे। देखो अपन जब बात करते हैं भारत की पार्लियामेंट की, भारत के संसद भवन की, इसका प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 79 में। किसमें है? 79 में। ये हो गया आपका लोकसभा पे, ये हो गया है लोकसभा, ये हो गया है राज्यसभा। राज्यसभा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में और संसद का हो गया 79 में। और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है अपनी पार्लियामेंट। राष्ट्रपति का प्रावधान हो गया संविधान के आर्टिकल 52 में। उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल 63 के तहत होता है, लेकिन ध्यान रखें अनुच्छेद 64 के तहत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भाई राज्यसभा का पदेन सभापति, ये फिक्स है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। भाई तो प्रथम सभापति कौन हुए अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए थे। एस राधाकृष्णन, राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा के प्रथम सभापति भी हुए हैं, ध्यान रखें। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? उपराष्ट्रपति। बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वृहत विभाजन के रूप में जाना जाता है? भाई यानी ऐसा कौन सी जनगणना हुई थी जो सबसे बड़े विभाजन के रूप में जानी जाती है? ध्यान रखो आप लोग। ओके तो 1931 की, 51 की, 21 की, 1911 की बताओ। देखें तो आप सभी को पता हो 1921। ऐसा क्यों हुआ था आपको पता है? 1921 इस समय क्या हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में फैली भयंकर रूप से जो स्पेनिश एक महामारी थी, एक स्पेनिश महामारी फैली थी, जैसे कोरोना आया ना वैसे ही महामारी फैली थी, जिसकी वजह से कहते हैं कि करोड़ों लोग मारे गए थे इस समय। तो ये जान रखो आप लोग, सबसे वृहत विभाजन वर्ष के रूप में 1921 को अपन जानते हैं भाई। जान उसके बाद जो जनगणना हुई। और अब अगला पॉइंट ध्यान रखो, अगर आपसे ये पूछे कि भारत में प्रथम जनगणना हुई कब थी, तो भारत में पहली जनगणना अगर इतिहास की मैं बात करूं आपसे तो सबसे पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। भाई कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके समय अपन को जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं। और फिर आज की जनगणना की बात करूं तो पहली बार 1872 ईस्वी में जनगणना करवाई थी। किसने? लॉर्ड मेयो के काल में। भाई लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और इसी समय अजमेर में 1872 में एक मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। नाम सुना होगा सभी ने, मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज की स्थापना भी हुई थी। और 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार विधिवत जनगणना हुई थी। भाई विधिवत जनगणना किसके समय हुई? कमेंट करो देखे। तो वो हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। भाई लॉर्ड रिपन के समय विधिवत रूप से पहली बार जनगणना हुई थी। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। देखो 1951 की घटना की अगर मैं बात करूं आपसे तो इस समय भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। भाई पंचवर्षीय योजना। और भारत में अगर आपसे यह पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी तो 1951 में हुई थी। जनगणना कितने वर्ष से होती है? प्रति 10 वर्ष से। इस बार जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से मामला गड़बड़ हुआ है। अभी तक जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं, ध्यान रखो आप लोग। भाई
तो 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना जो भारत में लागू हुई थी वो 1951 ईस्वी से ही शुरू हुई थी, जो रूस से प्रावधान लिया अपन ने 1951 से लेकर 1956 ईस्वी, ठीक है। और इसके बाद में 1931 ईस्वी में, तो 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था समझौता, जिसे अपन बोलते हैं गांधी इरविन समझौता भाई। और आप सभी को पता होगा 23 मार्च 1931 वो ब्लैक डे, जिस दिन मां भारती के 3 सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते जो है फांसी का फंदा जो है डाल लिया था मां भारती की रक्षा के लिए, और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। तो शहीद जो शहादत का जो दिवस है 23 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते के जस्ट बाद में। और इसके बाद 1911 ईस्वी की घटना भी बहुत मोस्ट होगी आपके लिए, कि इस समय ब्रिटिश प्रिंस जो जॉर्ज पंचम है वो भारत आया था, और इसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। और 1912 में भारत की राजधानी क्या बन गई भाई? दिल्ली। 1911 में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था, और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, रद्द कब हुआ था? 1911 में। किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने भाई। तो ये सारी घटनाएं आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कंप्लीट है सभी के? हाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ देखे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, तो ये तो भाई नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, ये तो है आपके मौलिक अधिकारों में। ये किस में आता है? मौलिक अधिकार में आता है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, ठीक है। और मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का निषेध, ये बिल्कुल सही बात है कि मादक पदार्थ जो है, जो ध्यान रखो आप लोग, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, आजकल ये एमडी फेमडी कुछ नया स्कीम और चलती है, ध्यान रखो आप लोग। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कम से कम अपन नौकरी लगे या नहीं लगे ये तो अलग बात है, लेकिन कम से कम इनसे तो अपन को बच के रहना चाहिए। हाँ, आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या हो गई है ये। तो इस समय अपन को होश नहीं रहता है, अपन मदहोश रहते हैं, और इस मदहोशी में अपन जो है अपने मित्र मंडली जो है कहती है कि कोई ना एक फूंक ले ले, एक से क्या होता है, वो 1 2 3 4 शुरू में करेगा, उसके बाद में जो है वो भी अपना भाई ग्राहक ही बढ़ा रहा है अपनी, जान को आप लोग अपना क्या आज मैं पिला रहा हूं कल ये मेरे को पिलाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें कि नशे से पूर्णतः दूर रहे, जान रखे आप लोग। तो इसके ऊपर जो है नीति निर्देशक तत्व यानी ओनली 2, केवल 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और नीति निर्देशक तत्व की अगर मैं बात करूं आपसे, नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य किस भाग में है संविधान के? तो यह है भाग 3 में है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 36 से 51 में। और कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से भाई। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से, यानी बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। तो नेक्स्ट आपके समर्पण सीरीज 2.0 का अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में हाजिर है कि महाराष्ट्र की जो लोनार झील है निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी से निर्मित है? ये सिल्ड ज्वालामुखी से है, कोल्डेरा ज्वालामुखी से है, समृद्ध ज्वालामुखी से है, या मध्य महासागर ज्वालामुखी से है भाई? हाँ बताओ देखे कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? बताओ देखे सक्रिय ज्वालामुखी, चंद्रमुखी नहीं है, ज्वालामुखी है ना। तो यह है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी कहां थी? पोर्ट ब्लेयर। कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर। और इस पोर्ट ब्लेयर का भी हाल ही में नाम बदल दिया गया है, और नाम क्या रखा है? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। और साथ में याद रखना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसके 21 द्वीप जो है, कितने? 21 द्वीपों का नाम बदल करके और 21 परम वीर चक्र विजेताओं के नाम से रखे हैं। जो भारत में अब तक सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है, वो कुल कितनों को मिला है? 21। प्रथम विजेता कौन है? पूछा गया पिछली बार, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। सोमनाथ शर्मा जी को मिला है पहली बार। और लास्ट टाइम किसको मिला है? कारगिल में 3
जो माँ भारती के सपूतों को, जिसमें अंतिम थे कैप्टन विक्रम बत्रा भाई 1999, कारगिल के हीरो विक्रम बत्रा 1999 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालडेरा ज्वालामुखी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। लोनार झील जो कहां पर है, महाराष्ट्र में है, जो कालडेरा ज्वालामुखी मैदान का आप लोग। हाँ, तो कंप्लीट है भाई सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बता दीजिए उत्तर भैया कि हरियाणा राज्य कब अस्तित्व में आया था, 1 नवंबर 1966 को, 1 अक्टूबर 1966 को, 1 सितंबर 1966 को, या 1 नवंबर 1965 ईस्वी को। आप सभी को पता हो कि वर्तमान की अगर मैं बात करूं आपसे, तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। विधान रोका आप लोग, कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है। तो पहले कितने थे, 29 राज्य हो गए थे। अब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया। इससे पहले आपको ध्यान रखना, लास्ट का जो राज्य बना था कौन सा बना था, तो लास्ट का जो राज्य बना था 2014 ईस्वी में, वो बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को। किसको बनाया गया था, तेलंगाना, जिसकी राजधानी कहां पर है, हैदराबाद। किससे अलग हुआ था ये हुआ था आंध्र प्रदेश से। और अगर आपसे ये पूछे कि भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था। और आप सभी को मैंने कई बार बता चुका हूं मैं कि फजल अली 3 सदस्यीय जो कमेटी बनी थी आपके राज्य आयोग को लेकर के, तो उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के समय जो 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 ईस्वी में, जिसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग समिति बनी थी, जिसके तहत 14 राज्य कितने और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन हुआ था। कितने, 7। और फिर इसी में राजस्थान था अपना, 1 नवंबर 1956, आपको पता होना चाहिए, राजस्थान अपने वर्तमान अस्तित्व में आया था। और 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा जो है वो नया स्टेट बनता है। तो यहां आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, लास्ट कौन सा बना है, तेलंगाना कब बना है, 2014 ईस्वी में बना है। जबकि वर्तमान में कुल स्टेट कितने हैं, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है, फयाज खान, मालिनी राजूरकर, राशिद खान, या फिर किशोरी अमोल का। ध्यान रखो आप लोग, बताओ जल्दी से देखें, रामपुर सहसवान घराना जो है इससे संबंधित कौन है प्रमुख कलाकारों में। हाँ, ये आपके कल्चर का, तो राशिद खान आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया भाई। हाँ, ये घराने क्या है, जैसे लखनऊ घराना है, लखनऊ घराना है, ठीक है, या मैं आपको कहूं जयपुर घराना है, एक कोरोना नहीं, कोराना घराना है, जान रखो आप लोग, ग्वालियर घराना है एमपी। ये संगीत के प्रमुख घराने हैं जहां पर क्लासिक संगीत जो है, नृत्य जो है वो सिखाए जाते हैं। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राशिद खान आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। द्रुपद गायकी का घराना होता था, ठुमरी गायकी का घराना होता था। नेक्स्ट है, पहले अलग अलग क्वालिटी से गीत भजन गाए जाते थे, ध्यान रखो आप लोग। आजकल तो जो मन में आया, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी क्या कर लेगी, पार्टी यूं ही चालेगी, जो मन में आया बोल दिया, गाना हो गया, बात खत्म। ध्यान रखो भाई आप लोग। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि संविधान संशोधन जो है वो हमेशा संसद ही कर सकती है, बस। कौन कर सकती है, संसद ही कर सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखो आप लोग, संसद पार्लियामेंट संशोधन जो है, संविधान संशोधन, समझो इसको एक बार थोड़ा सा, संविधान संशोधन जिसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 368 में। संविधान का भाग कौन सा है, भाग है 20। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन जो प्रक्रिया कहां से ली है अपन ने, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका। सुनना कि संविधान संशोधन एक तो क्या होता है, साधारण बहुमत के द्वारा होता है। विधान को आप लोग, एक तो क्या होता है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या है,
1/2 + 1, यानी टोटल उपस्थित मेंबर जो है उनका आधा प्लस 1 होता है विशेष बहुमत में। एक क्या होता है? विशेष बहुमत द्वारा पारित होता है। ये क्या होता है? 2/3 यानी 66% बहुमत से पारित प्रस्ताव। और लोकसभा राज्यसभा में जो भी संशोधन किया था वो 2/3 बहुमत से ही होता है, ध्यान रखो। लेकिन अगर संसद लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई है तो वहां पर हमेशा कोई भी प्रस्ताव जो है वो विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत से ही पास किया जाता है, 1/2 + 1 के फार्मूले के आधार पर। तो यहां आपका पार्लियामेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपसे ये पूछते कि मौलिक अधिकारों संशोधन, तो मौलिक अधिकारों में आज तक जो संशोधन हुए हैं, तो अगर मैं बात करूं आपसे, एक तो संपत्ति का जो अधिकार हटाया, संपत्ति का अधिकार कब हटाया था रे? संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में देखने को मिलता था अपन को, इसको हटा करके कानून की धारा 301 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी मोरारजी भाई देसाई सरकार के समय इसे क्या बना दिया गया है? 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया भाई, कानूनी अधिकार बना दिया है। कंप्लीट है। तो पार्लियामेंट आपका सुप्रीम कोर्ट, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124, सुनना अच्छे से, एक पॉइंट बताता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। यानी अपन नहीं कह सकते कि न्यायपालिका जो है उस आपके मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो न्यायालय है भाई। न्यायालय को क्या कहा जाता है? रक्षक कहा जाता है। तो संसद द्वारा जो है किया जा सकता है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ देखे। निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे भाई? सर दोराबजी टाटा, नॉर्मन पिचर्ड, एन रामचंद्रन या पंडित जवाहरलाल नेहरू? भाई ध्यान रखो आप लोग, बताओ देखे कि भारतीय ओलंपिक संघ, तो भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम जो अध्यक्ष हुए थे सर दोराबजी टाटा हुए थे। और वर्तमान में कौन है रे? वर्तमान में है पीटी उषा भाई, पीटी उषा, जो जिसे कहते हैं अपन उड़न परी, उड़न परी प्रसिद्ध धावक हुई है पीटी उषा। और अगला पॉइंट यह भी ध्यान रहे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, हाँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में हुई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना भाई। हाँ सभी ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है भाई? तो इसका मुख्यालय है लुसाने इन स्विट्जरलैंड। लुसाने इन स्विट्जरलैंड। अब देखो एक पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा सा, कि पहली बार अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक कब हुए थे, तो पहली बार ओलंपिक हुए थे 1896 ईस्वी में। कहां हुए थे? एथेंस इन यूनान में। जो आधुनिक ओलंपिक है वो 1896 ईस्वी में विश्व के सबसे बड़े गेम्स है। अब देखो यहां 2024 के अभी ओलंपिक कहां आयोजित हुए थे? तो 2024 के ओलंपिक हुए थे पेरिस में। पेरिस में। अगर आपसे पूछे 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या था? क्या था रे? तो शुभंकर था फ्रिज। फ्रिज क्या है? फ्रिज टोपी, जो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी ना, उसका प्रतीक था भाई, ध्यान रखें आप लोग। पेरिस में हुआ था 2024 के ओलंपिक। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि 2028 ईस्वी के ओलंपिक कहां होंगे? तो ये होंगे आपके लॉस एंजिल्स शहर अमेरिका, लॉस एंजिल्स शहर अमेरिका में। और 2032 ईस्वी के ओलंपिक कहां होंगे? तो ये होंगे ब्रिस्बेन इन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और ओलंपिक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पहला स्थान अमेरिका का, भारत का स्थान रहा है इसमें 79। और पैरा ओलंपिक जो हुआ था, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो उसमें रहा अपना 18वां स्थान। ध्यान रखें आप लोग, यहां तो मामला बहुत खराब हुआ था।
आज तक का सबसे बड़ा बेड़ा गया था इस बार, सर्वाधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 117 खिलाड़ियों ने, लेकिन मामला गोल्ड तो आया ही नहीं था। तो सर दोराबजी टाटा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। और पीटी उषा जो है, अगर आपसे ये पूछे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में चुनी गई भारत की एकमात्र महिला सदस्य कौन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में चुनी गई भारत की एकमात्र महिला सदस्य कौन है, तो वो है नीता अंबानी, नीता अंबानी। और आपको यह भी ज्ञात हो कि 2036 के ओलंपिक जो है, 2036 के ओलंपिक कहां आयोजित हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं भारत में, ऐसे हम सुन रहे हैं। कंफर्म तो नहीं हुआ लेकिन जल्द ही कंफर्मेशन आएगा इसका, गुजरात में आयोजित होने की बात है भाई, 2036 के ओलंपिक। आगे बात समझ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, पद पर रहते मृत्यु होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, और 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक सबसे लंबा कार्यकाल निभाने वाले प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन का आंसर आने दो भाई। कंप्लीट है रे? तो बताओ देखे, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे भाई? ध्यान रखो आप लोग, जब सरकारें सही नहीं चलती तो भाई पढ़ाने पड़ते हैं उप प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय सवाल ही नहीं है, इंदिरा गांधी मतलब ही नहीं है, मोरारजी भाई देसाई के हुए थे भैया, चौधरी चरण सिंह जी बने थे ना, तो मोरारजी भाई देसाई। भाई ध्यान रखो आप लोग, 1977 से लेकर 1979 ईस्वी तक आपको ज्ञात हो कि भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री है ये, एज्ड 81 ईयर्स ओल्ड, और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जनता दल, गैर कांग्रेसी पीएम कौन हुए हैं? मोरारजी भाई देसाई। किस पार्टी के थे भाई? जनता दल के प्रधानमंत्री थे। और आपको यह भी ज्ञात हो, मोरारजी भाई देसाई 1979 ईस्वी में अपने पद से त्याग पत्र देने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री है भाई। पद से त्याग पत्र, क्योंकि मामला दो दो प्रधानमंत्री थे तो मामला सेट बैठा नहीं सही ढंग से। और दूसरा पॉइंट कि मोरारजी भाई देसाई भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री है जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार मिला था, निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान किसको मिला था भाई? मोरारजी भाई देसाई। विश्व प्रताप सिंह जिनका कार्यकाल अपन पढ़ते हैं 1989 से 90 तक, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाया गया भाई, कौन थे? विश्व प्रताप सिंह थे। अगर यह पूछे कि पहली बार किसके खिलाफ लाया गया था, तो अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू जी के खिलाफ लाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ था, ठीक है। और इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर 1984 ईस्वी तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रही थी भाई। प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसको जानते हैं अपन? इंदिरा गांधी। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी, मोरारजी भाई देसाई आपका यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। पुनः बता रहा हूं, सुन लेना अच्छे से कि मोरारजी भाई देसाई जो है सबसे वृद्ध प्रधान, सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम आ जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी 1900 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में 84 से 89 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को, 20 सितंबर को, 21 सितंबर को या 22 सितंबर को? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस
हाँ, सभी ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का मनाते हैं भाई 21 सितंबर को। और अब आपको देखो एक जैसे अभी 14 नवंबर अभी गया, बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती बाल दिवस के रूप में। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 सितंबर। और 21 सितंबर के साथ ही अपन आज के सेशन को करते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। बिल्कुल कट टू कट, अब एग्जाम है तो बिल्कुल फालतू की नो चिक नो झिक नो बकवास, केवल स्टडी 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 ओनली स्टडी। तो आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखें, समझे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो मैं श्री चैनल पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।